आदाब और खैर मकदम है कश्मीर लाइव के इंटरव्यूज के आज के इस शुमारे में। आज के इस शुमारे में हम बात करने जा रहे हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बेसिकली ये एक एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके तहत आप एक ट्रिब्यूनल क्रिएट कर सकते हैं, एक बेंच क्रिएट कर सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग होंगे और उनके जरिए आप एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज पे कुछ वर्डिक्ट्स दे सकते हैं। तो इसी एनजीटी ने 15 अक्टूबर यानी जुमे के रोज एक ऑर्डर जारी किया कि जे एंड के गवर्नमेंट पे 35 करोड़ रुपए का एक जुर्माना लगे। और ये जुर्माना किस लिए है? कि जे एंड के गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली पोल्यूट करती रही है इस दूध गंगा को, और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज तक रही है। इसी के लिए ये एनजीटी ने एक 35 करोड़ रुपए का जुर्माना इन पे आयद किया। तो दूध गंगा जो है, ये हम आपको बता दें कि पीर पंजाल की जो माउंटेन रेंज है, उसमें से एक ग्लेशियर में से ये दूध गंगा रिवर ओरिजिनेट होता है और फिर ये फ्लो करता है, ये बहता है यूसमर्ग के इलाके से और बड़गाम के कुछ इलाकों से फ्लो करके बह के ये श्रीनगर एंटर करता है। और श्रीनगर में ये एक मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है कि आपके घरों में ये दूध गंगा का पानी पहुंचता है प्रोसेस होके। तो इससे पहले हम आज के अपने मेहमान से बात करें, हम आपको बता दें कि यूएन की तरफ से 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, जो बोलते हैं कि एक डेवलप नेशन होने के लिए आपको ये 17 गोल्स फॉलो करने हैं। और उनमें से एक गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कि आपको अपने सोसाइटी के हर एक फर्द को आपको क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है और सैनिटेशन। तो एक डेवलप नेशन होने के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जरूरी हैं, जहां पर कहीं ना कहीं जे एंड की गवर्नमेंट इसमें थोड़ी सी पीछे रह चुकी है। तो ये जो एनजीटी का ये जो बेंच है, ये 4 मेंबरान का एक बेंच था जिसको हेड किया था जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने, और इसका वर्डिक्ट 15 अक्टूबर को हमारे सामने आया। तो आज हमारे साथ इस सब पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब। राजा साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस शुमारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब। तो पहले हम इस पेनल्टी के बारे में बात करें, हमें थोड़ा सा ये बता दें कि ये एनजीटी है क्या, ये क्या एक्ट है? एनजीटी एक इंस्टीट्यूशन है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है एक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है ये। पहले क्या होता था, हमारे जितने भी एनवायरमेंटल के केसेस होते थे सब जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस हो गए थे, चाहे वाटर पोल्यूशन के हवाले से हो, एयर पोल्यूशन के हवाले से हो, फॉरेस्ट के हवाले से हो, बाकी एनवायरमेंट के हवाले से हो। इसमें फिर क्या होता था, बहुत ज्यादा जब केसेस वहां पे हो गए तो सरकार को ये लगा कि हमको एक ऐसा इदारा बनाना चाहिए जहां पे ये एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस जाएं। और जी फिर जो है वजूद में आ गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कुछ 10-15 साल पहले। तो जी इसमें जो है ये कानून है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, इसी के अंडर ये काम करता है। इनके पास पावर्स है, और बिल्कुल वहां पे जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जो कि जज साहिबान होते हैं। जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, रिटायर्ड जजेस होते हैं। और टेक्निकल मेंबर्स यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, और सब वहां पे जुडिशियल प्रोसेस चलती है। और जी। बिल्कुल वहां पे जो ऑर्डर्स होते हैं, डायरेक्शन होती है, वो बाइंडिंग होती है इन पे। तो तो अगर सरकारों पे जनरली बाइंडिंग होती है, जो भी इदारे हैं, कंपनीज हैं जो ये वायलेशन जो करेंगे एनवायरमेंट की, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। जी कंपनसेशन दिया जाता है, उन पे पेनल्टी लगाई जाती है, उसको एनवायरमेंटल कंपनसेशन बोला जाता है। ये बिल्कुल एनजीटी एक्ट में ही एक प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो एनजीटी खुद भी लगाती है, और उसके अलावा एनजीटी ने एम्पावर किया है जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है स्टेट्स के, अलग अलग जी रियासतों में जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, या यूटीज में पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज कहा जाता है उनको, उनको भी जी ये पावर दिया गया है कि वो जो एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाए, जो कि जी हमारे इदारे हैं, चाहे म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कंपनीज हैं, चाहे और कोई सरकारी इदारा हो जो जी पोल्यूशन में मुलविस पाया जाए। एनजीटी बेसिकली एक इदारा है, एक जुडिशियल, एक क्वासी जी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो जी कि दिल्ली में है, और और इनके बेंचेस अलग अलग जगहों पे है, 4-5 बेंचेस। जी। जी जी जो एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज पे ये काम करता है बेसिकली। जी। तो जे एंड के गवर्नमेंट पे 35 करोड़ का एक पेनल्टी लगाया गया, एक जुर्माना आयद किया गया। तो इस जुर्माना इस बात पे आयद किया गया कि ये दूध गंगा को बहुत पोल्यूट किया गया है। तो इससे पहले हम इस बात पे आए कि ये पेनल्टी क्या है, हमें ये थोड़ा सा बता दें कि इस दूध गंगा की इंपॉर्टेंस क्या है श्रीनगर और कुछ बड़गाम के इलाकों के लिए, और कैसे ये प्रोसेस करके घरों तक पहुंचाया जाता है।
देखिए, दूध गंगा जो है एक ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है ये, छोटी सी नदी है ये निकलती है पीरपंजाल के पहाड़ों से और फिर ये यूसमर्ग को क्रॉस करके ये आगे बड़गाम के बहुत सारे इलाकों में, चौडोरा के इलाकों में निकलती है और फिर ये एंटर होती है श्रीनगर में। ये फीडिंग चैनल है, होकरसर से पास होती है, फिर आगे ये बाद में जब होकरसर से निकल जाती है फ्लड चैनल में, आगे फिर वुलर में जाती है, ये फिर झेलम के साथ मिल जाती है वहां से फिर आगे। तो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये है, एक तो ये इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर फील्ड बड़गाम के अंदर है। उसके अलावा ये बहुत बड़ा सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का, बहुत इंपॉर्टेंट जी, बात है, क्योंकि आपको अगर पता होगा जो श्रीनगर अपटाउन में लोग रहते हैं, जी, हैदरपोरा, बरजुला, बागात या रावलपोरा, पीरबाग, हुमहामा, चानोपोरा, बागी महताब, ये इलाके, यहाँ पे इनको सप्लाई पानी किया जाता है दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम से, उसका नाम ही है ये, दूध गंगा जी, वाटर सप्लाई स्कीम। ये 1972 में यहाँ पे बनाई गई थी। दूध गंगा वाटर सप्लाई, ये क्रालापुरा का एरिया जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स जी, में आता है, बिल्कुल टेल एंड पे है बड़गाम के, हाँ, तो वहां पे ये जी, दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम है। और वहां से ही जो पानी को लिफ्ट किया जाता है, दूध गंगा का पानी जो है इसी जगह पे लिफ्ट किया जाता है और वहां से जो है ये पानी को फिर वहां से सप्लाई किया जाता है फिल्टर करके। इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो भी होती है वो फिर वहां से जो है सप्लाई किया जाता है मुख्तलिफ इलाकों में। पहले तो डायरेक्टली उसको लिफ्ट किया जाता और पहले तो, क्योंकि अभी पहले डायरेक्टली फ्लो होता था, पहले बाद में कुछ साल पहले उन्होंने और एक भी पाइपलाइन बड़ी डाली, वो जी, बिल्कुल ऊपर से ही आती है, ऊपर के इलाकों से ही दूध गंगा से आती है, डायरेक्टली आती है, बट अभी भी पानी को जो है लिफ्ट किया जाता है आज की तारीख में भी। तकरीबन जी, 50%, 40% या पानी जो है जो सप्लाई होता है दूध गंगा फिल्ट्रेशन प्लांट से, वो जी, क्रालपोरा में ही लिफ्ट किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये पानी इतना गंदा है, इतना जी, गलीज है, इतना पोल्यूटेड है, मैं तो क्या बोले इसमें, तो बिल्कुल इतना ज्यादा लिक्विड वेस्ट चाडोरा टाउन का और जितने भी गांव देहात हैं आस बाजू के, जी, उसके बाद जितने भी ड्रेनेज सिस्टम वो इसी के अंदर जाते हैं, जितने भी सीवरेज जाता है, फिर सॉलिड वेस्ट और बाकी चीजें इसके अंदर जाती है और इसी पानी को लिफ्ट किया जाता है दूध जी, गंगा वाटर सप्लाई स्कीम क्रालपोरा में। और जी, श्रीनगर शहर के अपटाउन एरिया में 5 लाख लोगों को, और ये क्रालपुर और जो आजू बाजू के एरिया बड़गाम के कुछ एरिया है वहां से भी, वहां भी लोगों को यही गंदा गलीज पानी पिलाया जाता है। आप मुझे जी, बोले, जिस पानी के अंदर गलाजत हो, जिस पानी के अंदर फिकल मैटर हो, पेशाब हो जी, और सिवरेज हो, मुझे बताइए उसको आप कितना भी फिल्टर करें, कितना भी ब्लीचिंग पाउडर डालें, क्या होगा वो उससे? क्या साफ जो है? जी, हमारी बीमारियां हैं, लिवर के एलिमेंट्स हैं, किडनी के एलिमेंट्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो डिजीजेज हैं, वो इसी वजह से जी, हो रहे हैं, हम गंदा पानी बेसिकली पीते हैं। तो जी, इसी वजह से मैंने बहुत बार लिखा इस हवाले से, बहुत मैंने कोशिश की, लिखा, मैंने बहुत ज्यादा लिखा है इस पे। मैंने जो सरकारों को मैंने वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पे टीवी प्रोग्राम किए, मैंने एप्लीकेशंस फाइल की, मैं यहाँ गया वहां गया, बट इन ये टच से मस नहीं हुए। फाइनली आई हैड नो ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास गया, मैंने वहां आपने पिटिशन की। जी। तो जैसा आप कह रहे थे सोशल मीडिया पे आप उस इस हवाले से बहुत एक्टिव भी रहे हैं कि आप दूधगंगा को बार-बार दिखाते थे कि कैसे इसमें सीवेज है डाला जाता है या कैसे माइनिंग की जाती है जो कि इसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुई इस रिवर स्ट्रीम के लिए। तो इस बारे में थोड़ा बताएँ जो आपने पिटीशन फाइल की थी और उसका जिसका ऑर्डर फिर 15 अक्टूबर को सामने आया। ये कहाँ-कहाँ पर दूधगंगा में सीवेजेस एंटर होते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो? ये कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर इनमें ये सीवेजेस एंटर किए जाते हैं? और ये क्या गवर्नमेंट की ही इदारे हैं जो इनमें ये सीवेजेस ऐड कर मतलब डाले जाते हैं उन डिपार्टमेंट्स के थ्रू या फिर ये घर वालों का भी जो इंडिविजुअल हैं, उनका भी इसमें कुछ रोल है? देखिए, पहले मुझे लगता था कि शायद इंडिविजुअल हाउस होल्ड और ये कमर्शियल दुकानें उकानें चाडोरा टाउन में जो है वो जाते हैं इसमें, या कोई गांव है, कोई छोटे घर है कहीं कहीं इसके किनारे पे रहते हैं। बट जब मैंने इस पे बोला, रिसर्च किया और डॉक्यूमेंट्स मैंने हासिल की, फाइनली मुझे पता चला जो नटीपोरा का एरिया है, जो छानापोरा का ओल्ड एरिया है, जो बागी महताब का एरिया है बाईपास पुल के नीचे, वहां पे जी, सरकार ने जो हमारा यूईईडी है
या श्रीनगर जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या बाकी जो इदारे हैं, उन्होंने बड़े बड़े पंप स्टेशन बनाए हैं वहाँ। जी, इनको ये कहते जी, हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, कुछ ऐसा बोलते हैं, जब पानी निकलता है, जब यहाँ पे बारिश वारिश होती है ड्रेनेज, उसके लिए इन्होंने उसको नाम दिया। वाटरिंग पंप स्टेशन हम बोल बट सकते हैं। वाटरिंग, बट ये बाकी दिनों में काम करता है। आजकल कौन सा ये जो वो आज भी देखिए उसमें डालते रहते हैं वो। जी, जी, तो जी, जी, बाद में पता चला कि ये जितना भी सीवरेज जो गंदा पानी निकलता है घरों से, जो ड्रेन्स के जरिए आ जाता है आजू बाजू में, जी, वो फाइनली जो है दूध गंगा में ही डाला जाता है। ये जी, डॉक्यूमेंट्स मुझे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट मिला था पहले, 2 साल पहले के आसपास। जब मुझे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वो रिपोर्ट मिला, उसी रिपोर्ट से मुझे पता चला कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वो डॉक्यूमेंट सप्लाई सबमिट किए थे हाई कोर्ट में, और मुझे वो जी, उन पे हाथ लगा। मैंने आरटीआई भी फाइल किया कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए, और फाइनली मुझे जी, पता चला कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यूईडी ये सबसे बड़े वायलेटर्स हैं वाटर एक्ट के, बिकॉज देयर इज एन लॉ, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, 1974 का कानून है। 48 ईयर्स ओल्ड लॉ है कि आप पानी में गंदगी नहीं डाल सकते, इवन आप जी, पेशाब नहीं कर सकते पानी में। जी, इतना जबरदस्त कानून है वो। इवन कुएं में अगर बड़ा सा वेल होगा, उसमें आपने जी, पेशाब किया, उसमें गंदगी डाली, आपके खिलाफ जी, प्रोसिक्यूशन होगी। और ओपनली इतना ज्यादा ड्रेनेज, बड़े बड़े पंप स्टेशन, वर्ल्ड बैंक से पैसे लाए, चाहे आप यहाँ पे नेटीपुरा के एरिया में पंपोश कॉलोनी में बड़ा पंप स्टेशन बनाया, फिर भरजोला में, फिर बुलबुल बाग में, मागरेपोरा में, फिर यहाँ ओल्ड जी, छानोपुरा तकिया में, फिर आपके बागीमथा बाईपास पुल के नीचे इतने बड़े पंप स्टेशन। इन्होंने दूध गंगा को एक ड्रेन बना दिया, या जी, तो ड्रेन बोल दीजिए आप इसको। अच्छा, ऊपर से फिर चाडोरा का वेस्ट, चाडोरा टाउन का सीवरेज वो जाता है उसमें, और उसी पानी को आगे लिफ्ट किया जाता है त्रालपुरा में, उसको पंप किया जाए, वहां से भी सीवरेज आता है, वहां से भी सॉलिड वेस्ट आता है, वहां से भी लिक्विड वेस्ट आता है। और जी, उसके अलावा अब इलीगल माइनिंग, इतनी ज्यादा माइनिंग, इतनी ज्यादा माइनिंग। और इसमें क्या हुआ, इससे बहुत ज्यादा सिल्टेशन हुई इसमें। जब जी, कॉन्स्टेंटली आप माइनिंग करेंगे, इलीगल माइनिंग, बड़े बड़े जेसीबीज का इस्तेमाल करेंगे, माइनिंग जो रूल्स हैं 2016 के, और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो यहाँ पे है, उनकी जो जी। गाइडलाइंस है, जो एनओसी देते हैं इनको माइनिंग के लिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप जेसीबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बट क्या ये जो माइनिंग के हैं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं कि ये गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला कुछ था इस लोगों चीज को का? कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं लीगल तरीके से, कुछ लोग इलीगल भी करते हैं, बट जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, मैंने बोला ना वही, एनवायरमेंटल जी, इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो है वो उनको देती है गाइडलाइन कि आप रात जी, को माइनिंग नहीं करेंगे, आप जी, जेसीबी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप 50% डिस्काउंट पे मटेरियल भेजेंगे, रेत बाजरी जो भी हो। बट पिछले तीन जी, सालों से तो 3 गुना इसमें इजाफा हुआ रेट्स में, और जी, रात को भी माइनिंग होती है, और जी, जेसीबीज का इस्तेमाल होता है। पिछली बार भी एनजीटी ने और एक ऑर्डर में, मेरे ही केस में शाली गंगा में, जो वहां पे कंपनी एनकेसी कर रही थी, उस पर बैन लगा दिया, वहां पे बंद होगी वहां पे बिल्कुल, माइनिंग। बट अभी भी बिल्कुल, दूध गंगा में माइनिंग हो रही है, अभी भी यहाँ पे हमारे पुलवामा का एरिया, शोपियां का, हर जगह माइनिंग करनी है, बट मैन्युअली करनी है, वो मशीनों जी, से नहीं करनी है। आप जेसीबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उस माइनिंग की वजह से जितने भी जो पानी बिल्कुल मडी हो गया, उसी मडी जी, वाटर को ऊपर चढ़ाया जाता, पिलाया जाता लोगों को। उसके अलावा वो मडी वाटर होकर सर में जाता, उसमें सिल्टेशन हो गई, उसमें वहां पे सिल्ट जमा हो गई, मिट्टी जमा हो गई, वो बर्ड्स आना जी। बंद हो गया, बर्ड्स कम आ रहे हैं वहां पे। और अगर तो ये उसकी वजह से कंटिन्यूअस, और उसके अलावा सॉलिड वेस्ट भी चला गया, लिक्विड वेस्ट भी चला गया, इट्रोफिकेशन हो गया, पानी में जहर बन गया। उसके अलावा जो जी, हमारे यहाँ पे सेब के बाग है, उसमें से जो जो हम करते हैं, उस पे क्या बोलते हैं, छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड, वो भी जाता है इसी दूध गंगा के अंदर। पेस्टिसाइड भी इसी के अंदर, सॉलिड वेस्ट भी इसी के अंदर, लिक्विड वेस्ट भी इसी टॉक्सिसिटी को के अंदर, लेकर करके हम ऐसा माइनिंग कर भी सकता इसी हूँ। के अंदर, और सब पानी जाता है होकर सर में बेचारे वो जानवर भी, जो वहां बर्ड्स आते हैं बाहर के कंट्री से, सेंट्रल एशिया, यूरोप से, अमेरिका, यहाँ से आते हैं, क्या वो रशिया से आते हैं, वो उनका आना बंद हो गया, कम हो गया है। और एक टाइम जी, खुदा ना खास्ता ऐसा आएगा 5-6 साल के बाद, वो यहाँ आएंगे ही नहीं। दैट जी, मीन्स जो हमने कि हमने 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 वाइल्ड लाइफ पे भी हमला कर दिया, इंसानी जानों पे भी हमला कर दिया, एनवायरमेंट पे भी हमला कर दिया, हर कोई चीज पड़ा है। बर्बाद हमने कर दी। और हम बोलते हैं हमने तरक्की की, हम बोलते हैं हमने ये जी, डेवलपमेंट कर ली। ये कौन सी डेवलपमेंट है? कौन सी डेवलपमेंट है ये? आप इंसानी जानों से खेल रहे हो।
5 लाख लोगों को गंदा जहर पिला रहे हो आप, ये कोई डेवलपमेंट है? और मुझे फिर जी, मजबूरन जो है जाना पड़ा वहां पे, क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, और आपने आप उन्होंने पहले 3 करोड़ जुर्माना आपको किया मार्च में, अब 35 जी, करोड़ का जुर्माना किया। आज तक हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की तारीख में कभी आज तक जुर्माना नहीं हुआ था यहाँ की सरकार को। अब देखिए हालत कहाँ पहुंची है। अब देखिए पे तो मिस नहीं। गवर्नेंस क्या है। जी, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सफाई करनी है, इतने इतने बड़े स्कीम्स हैं, सेंटर से इतना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा? स्वच्छ भारत जी, मिशन, स्वच्छ भारत ग्रामीण, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जी। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, इतने पैसे, चाहे रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, पता नहीं वो पैसा जा कहाँ रहा है। ग्राउंड पे खर्चा नहीं हो रहा है। सेंटर से तो तो पैसा आ रहा है, दिल्ली तो जी, पैसा तो देती है, जी, कहाँ जा रहा है वो पैसा? जी। तो ये एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। तो जो ये माइनिंग की हम बात कर रहे थे, माइनिंग से बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो लेवल है सी की या रिवर की, वो नीचे चली जाती है उसकी सतह, जितनी आप माइनिंग ज़्यादा करेंगे। तो उसकी वजह से एक तो पहले जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, इससे लोकल लेबर तो खत्म हो गया। और अगली बात जो ये रही कि इरिगेशन पे भी क्या इसका असर पड़ा है जो आस-पास के, क्योंकि ये एक आजू-बाजू जो भी इलाके थे, ये उनको इरिगेट करता था। तो क्या उसमें कुछ असर फ़र्क पड़ा है? बहुत ज्यादा पड़ा। देखिए पहले हम दरिया पे बैठते थे, हम पैर डालते थे, फिर नदी में पैर जाते थे, हम बैठते थे ऐसे, फिर खेलते थे पैरों के साथ पानी को। अब आपने भी देखा होगा, जब हम जी, पहलगाम या बाकी जगहों पे जाते हैं या कहीं पे भी दरिया में बैठते थे, नदी के पास किनारे पे खेलते थे। अगर आप दूध गंगा में जाएंगे, पैर डालेंगे, आपको नीचे मिलेगा वहां पे, क्या बोलूं मैं, वहां पे तो बड़ा आपको 10 मीटर जाना पड़ेगा नीचे, उस पानी की सतह तक क्योंकि पहुँचने के लिए। इतना ज्यादा निकाला गया मटेरियल, रेत, बाजरी, बोल्डर निकाला निकाला गया। और रूल्स क्या बोलते हैं आपको? माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स 2016 बोलता जी, है कि आप 2 मीटर जाओगे नीचे। एनवायरमेंटल माइनिंग। इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस क्या बोलते हैं? 2 मीटर जाओगे। दैट इज वाई उन्होंने बैन किया है मशीनों का इस्तेमाल। उसने लिखा है इट शुड बी डन मैनुअली और जी, विद सेमी मैकेनाइज्ड मशीन, सेमी मैकेनाइज्ड, जो छोटी जी, कोई मशीन हो जिससे हम खोद सके कुछ। जी, केंटियों से निकालना है, आयरन रॉड से निकालना है, वो लोगों को रोजगार देना, लोगों को, वो लिखा है उसमें। जी, आपने क्या किया? बड़ी बड़ी मशीनें लाई, जेसीबी, लार्सन एंड टर्बो के मशीन, पोकलेन मशीन, खोदा खोदा खोदा। एक तो वहां एक्वाटिक लाइफ खत्म हो गई, इसमें मछलियां होती थी, इतनी जी, जबरदस्त ट्राउट फिश होती थी इस दूध गंगा के अंदर, वो खत्म हो गई। फ्लोरा फौना जो इसमें अलग अलग टाइप के जो कीड़े मकोड़े होते, वो खत्म हो गए। उसके जी, अलावा जो वहां पे बाकी लाइफ थी, जो वहां पे प्लांटेशन थी, बाकी प्लांट्स थे, ये थे, वो खत्म हो गए। और उसके अलावा फिर सॉलिड वेस्ट आ गया, फिर लिक्विड वेस्ट आ गया। मुझे तो जी, दर्द होता है, क्योंकि मैं तो इसके ग्लेशियर तक गया हूँ, अपने दोस्तों के जी, यहाँ बहुत बार गए हम। मैंने जी, देखा ये इसको, ये कहाँ से निकलती है, किन जी, ग्लेशियर से निकलती है, कुदरत का क्या निजाम था। और हमने तरक्की के नाम पे इसको ऐसा तबाह कर दिया, इतना तबाह कर दिया कि हमें लगता है कि कहीं इसका कुछ है ही नहीं। और सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही थी। अगर हम नेशनल जी, ग्रीन ट्राइब्यूनल भी नहीं जाएंगे, अगर हमारे पास ऐसे इदारे ना हो, मुझे लगता है कि ये तो हमको अच्छा, क्या बोलते हैं, जो ये करप्ट लोग जी, हैं या जो मिस गवर्नेंस करते हैं, जो ये सिस्टम हमारे कोलैप्स हो चुके हैं, जो हमारे इदारे हैं, ये तो जी, इंसानों को मार ही डालेंगे सीधे। जी। तो कहीं न कहीं फिर आगे जाके ये वाटर बॉडीज़ ही पेरिश हो जाएँगी। जी। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसके ओरिजिन के पास ये रिवर कैसा है, और आते-आते श्रीनगर पहुँचते-पहुँचते इसकी हालत बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो जो ये 35 करोड़ का जुर्माना जे-एंड-के गवर्नमेंट पे आयद किया गया, इसका इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए होगा? इसको इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी को जो है डायरेक्शन दी है कि आप अलग से एक अकाउंट खोलिए, एक अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसी में ये पैसे डालिए, और ये एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके ही आप इस्तेमाल कीजिए उसको, जो एनवायरमेंट के रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे दूध गंगा का मसला हो। क्योंकि दूध गंगा के लिए ऑलरेडी सरकार ने एक प्लान बनाया हुआ है, 150 करोड़ का। मैं भी मिला जी, था प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर जो यूईडी है, उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन भी दी है। उन्होंने ऑलरेडी जी, 150 करोड़ का उन्होंने डीपीआर तैयार किया, सरकार ने इनफैक्ट उसको वेट भी किया है। मुझे लगता है जी, उसके टेंडर अभी नहीं निकले हैं, शायद उन्होंने ये बात कही थी वहां पे एनजीटी में,
बट चूंकि इसमें टाइम बहुत हो चुका था मार्च से लेके आज तक, तो उनको लगा कि शायद ये ऐसे ही बोल रहे हैं, तो उन्होंने इन पे फिर 35 करोड़ का लगाया। बट ये 35 करोड़ भी इसके लिए ही इस्तेमाल होंगे, ये कहीं नहीं जी, होंगे कि पैसे निकाले या किसी और के लिए होंगे, नहीं, ये पैसे इसी के लिए इस्तेमाल होंगे। और 150 करोड़ ऑलरेडी उन्होंने लगाए हैं कि इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे 3 जगहों पे, चावड़ा में बनेगा, बागमहताब साइड में बनेगा, नीचे बनेगा बरजोला के एरिया में, टैंकपुरा में, तो अभी तक ताकि जो कहीं भी जितना भी लिक्विड वेस्ट है वो उसमें ट्रीट हो सके। अभी तक कहीं पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना है अभी इस तक दूध कुछ गंगा भी के नहीं लिए। है इसमें, इसीलिए तो बोल रहा था ना मैंने क्यों गया उसमें। ये ड्रेन डायरेक्टली गंदा पानी डाल रहे थे इसके अंदर, और वाटर एक्ट यहाँ पे है 1970 में, बोल रहा हूँ ये ऑफिसर्स हमारे हैं, इतने तालीम याफ्ता होते हैं, पता नहीं कैसे बनाते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ये आज का नहीं है, या ये तो 10 साल पहले बने हैं, 5 साल जी, 6 साल 7 साल पहले। मैं चाहूंगा कि वो प्रोसिक्यूट होना चाहिए, वो ऑफिसर्स जो प्लानर जिन्होंने अप्रूव किया गंदा पानी जी, इसमें डालने के लिए। मैं तो अब उसके लिए जाऊंगा ना एनजीटी में, क्योंकि केस तो खत्म नहीं हुआ अभी, तो और एक हेयरिंग इसमें है मई में, उससे पहले मैं जी, डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा जितने भी इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, 8 साल 9 साल 10 साल 7 साल पहले, जब ये आपने ये अलग अलग इसमें पंप स्टेशन बनाए, चाहे नेटीपुरा में, बरजोला में, बुलबुल बाग में, छानोपुरा जी, में, बागी मेहताब में, जो भी बनाया आपने, उनको पकड़ के लाइए, उन ऑफिसर्स को, उनको जेल में जी, डलवाइए, क्योंकि उनको जेल में डालना जरूरी है। उन्होंने कैसे ये बनाया कि आप डायरेक्टली गंदा पानी, लेबोरेटरी का पानी डालोगे नदी में, जी, ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है, वाटर एक्ट 1974 की। और कैसे उन्होंने बनाया, अगर उनको बनाना ही था उसमें फिर छोटे छोटे एसटीपीज बनाने थे, ताकि वो पानी उस फिल्टर होकर फिर दूध गंगा के अंदर जाता। तो जी, फिर किस ताकि लिए वो इन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की है, इन्होंने इंजीनियरिंग की है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की है, बाकी बाकी डिग्रियां किस लिए की है इन्होंने डिग्रियां। जी, ये तो फिर कोई वहां पे, अगर मैं कशर पर दशलते आनहन वो सुध बनाया चले थे कहीं पाप वो बनाता, मैं किसी जी, मैसन को लाता, मैं किसी वहां से कबाड़ी को उठा के लाता, मैं किसी वहां से जो ब्लैक स्मिथ को लाता, बड़ा बड़े छड़े पाइप बना लोहे की डाल दो इसमें, वो भी कर लेता। तो इन्होंने डिग्रियां क्यों हासिल की हैं, इन्होंने तालीम इतनी हासिल क्यों की है। इन्होंने इसलिए तालीम हासिल की थी कि जो भी ये चीज बनाए वो साइंटिफिक बुनियाद पे हो, और वो इन टैंडम हो विद एनवायरमेंटल लॉज। जी, ऐसे जी, बना दिया बिल्कुल। उन्होंने पंप स्टेशन। तो इससे पहले जो 3 करोड़ का जुर्माना मार्च के महीने में इन पे आयद किया गया था जे एंड के गवर्नमेंट पे सेम रीज़न के लिए। तो क्या वो 3 करोड़ जे एंड के गवर्नमेंट ने उस स्पेशल अकाउंट में भेज दिए हैं और क्या वो इस्तेमाल हुए हैं अभी तक इसी कॉज़ के लिए? वो बेसिकली इंटरिम ऑर्डर हुआ था, उस वक्त उनको बताया गया था, इंटरिम कंपनसेशन था वो, पहले थोड़ा कान खिंचाई की थी इनको उस वक्त, आज पूरा एक, अब इसके बाद और ज्यादा होगा, क्योंकि अभी एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाना बाकी है, जी, क्योंकि और एक केस में भी एनवायरमेंटल कंपनसेशन चल रहा है। आज आपने सुना होगा कल फिर एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया गया था वुलर के एरिया में, वो जी, पिटिशन भी मैंने की थी। वहां म्युनिसिपल कमेटी बांडीपोरा नुसू जालवान में बिल्कुल वेस्ट डाल रहे थे वुलर के बैंक पे, और मैं उस जी, वक्त गया था एनजीटी में वुलर के केस में, होकर सर के केस में, और उस वक्त भी एनजीटी की डायरेक्शन पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ के उन पे 64 लाख का लगाया था जुर्माना। देन म्युनिसिपल जी, कमेटी बांडीपोरा दे वेंट टू नेशनल ग्रीन, दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू जी, चैलेंज दैट ऑर्डर। अब उनको कोई राहत नहीं मिली, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त जजमेंट दे दी वहां से। उन्होंने कहा कि यू कांट प्ले विद लाइव्स ऑफ पीपल। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल, डायरेक्शन बिल्कुल साफ साफ की, आप लोगों की जिंदगियों से नहीं खेल सकते हो, आपको कोई जी, राहत नहीं मिलेगी, 64 लाख आपको भरने पड़ेंगे। जी, इसीलिए अब मैं गया था वहां पे, इसलिए 3 करोड़ रुपए डाले थे इनको जुर्माना मार्च में। उसके बाद उसी ऑर्डर में लिखा था कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम जो एक अकाउंट खोलेंगे उसमें फिर वो जुर्माना डालेंगे, 1 करोड़ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 1 करोड़ बडगाम और चाडोरा म्यूनिसपैलिटी, और एक जी, करोड़ जोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट इलीगल माइनिंग के लिए। जी, श्रीनगर बडगाम म्यूनिसपैलिटी जो ये गंदा कर रहे हैं इसको, दूध गंगा, क्योंकि इसके दूध गंगा से और एक छोटी नदी है मामत कौल बडगाम में, उसके लिए भी जी, मैंने केस किया था, क्योंकि मामत कौल के किनारे पे भी म्यूनिसिपल कमेटी बडगाम डंप कर रही है जो वहां पे सॉलिड वेस्ट, उन्होंने सॉलिड वेस्ट डंप साइट बनाई है। और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो लिक्विड वेस्ट के पंप स्टेशन बनाई है उन्होंने। सो 3 करोड़ वो डाले गए हैं, मैंने सुना कि 3 करोड़ डाले हैं उन्होंने 3-4 महीने पहले, बट जी, अनफॉर्चुनेटली 3 करोड़ उसको खर्चा करना था इसी के लिए, सफाई के जी, लिए, बट अवेयरनेस के लिए, इंफॉर्मेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह, इस पे बाकी चीजें करनी थी, अनफॉर्चुनेटली वो खर्चा नहीं हुआ, अभी मैंने नहीं देखा। जी। तो
अभी तक जो डैमेज हो चुका है अब इस अ, रिवर के साथ, क्या वो अनडू हो सकता है और क्या वो इक़दामात हो सकते हैं जो अब लिए जा सकते हैं ताकि इसको अब से सेव किया जाए, इसको और बर्बादी की तरफ ना लिया जाए? देखिए अहमद साहब, आपने बहुत अच्छी बात करी कि क्या हम कर सकते हैं अब। देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे पेसिमिस्ट हो गए हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होने वाला है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक और हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, क्योंकि जितना मैं देखता हूँ, ये करता हूँ, उस हिसाब से तो मैं फिर सो जाऊंगा घर में, मैं बोलूंगा कुछ होने वाला है ही नहीं, बट मैं फाइट कर रहा हूँ। आई एम जी, कॉन्स्टेंटली फाइटिंग ऑल अलोन। चाहे दूध गंगा हो, शाली गंगा हो, फिर आपका यहाँ वुलर हो, होकरसर हो, जहलम हो, इसके लिए ग्लेशियर्स हो, इसके जंगलों के लिए मैं कॉन्स्टेंट, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव स्टोरीज में पढ़ता रहता हूँ। मैं पॉजिटिव लोगों की कहानियां पढ़ता हूँ, पॉजिटिव लोगों की किताबें पढ़ता हूँ, पॉजिटिव लोगों के यूट्यूब पे देखता हूँ। अगर आप देखेंगे लंदन की बात अगर आप करेंगे, लंदन में एक बहुत बड़ा दरिया निकलता है बीच में, उसको थेम्स बोलते हैं। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, अगर आप लंदन की तस्वीरें देखोगी, 1920s 25 26 30s की तस्वीरें देखोगे, और जितनी भी बिल्डिंग्स लंदन के आसपास थी, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काली हो चुकी थी वो, बिकॉज जी, उसमें वो फॉसिल फ्यूल जलाते थे, कोयला जलाते थे उन फैक्ट्रीज के धोखा अंदर। और जितना भी फैक्ट्रीज से लिक्विड वेस्ट निकलता था, चाहे वो जी, टेंडरीज थी या बाकी जग फैक्ट्रीज थी, खतरनाक वेस्ट होता था, जहरीला वेस्ट, वो सब थेम्स में जाता था। और थेम्स इतनी पोल्यूटेड हो गई थी, इतनी पोल्यूटेड हो गई थी, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। बट लोगों ने वहां पे ठान ली, जो सरकार थी वहां पे, जो सरकारें थी, जो इदारे थे, उनको लगा कि ये गलत हो रहा है, वो कमर बस्ता हो गए, वो जी, उठे, और सब वो जो फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज जो है वहां बंद कर दी। थेम्स जो है साफ हो गई, बिल्कुल क्लीन। आजकल उस थेम्स का पानी पिया भी जा सकता है, इतनी ज्यादा साफ हो चुकी है वो। अगर थेम्स इतना बड़ा दरिया साफ हो सकता है, क्या हमारा झेलम साफ नहीं हो सकता है? हमारा डल साफ नहीं हो सकता है? ये छोटी सी दूध गंगा क्या है? ये तो बिल्कुल, बिल्कुल वापस इसकी, और लोगों का विल होना चाहिए, लोग देखने चाहिए उसको, चाहे हमारे कवानीन है, चाहे हमारे मजहब है, हमारा रिलीजन है। इतनी जबरदस्त 67 टाइम्स कुरान में पानी के हवाले से लिखी है बात। और हमारे बुजुर्ग जब पहले जाते थे इस दरिया पे, वो कैसे वजू करते थे? वो कुल्ली करते थे, कुल्ली पानी उसमें नहीं डालते थे, बार जी, वो हुक्के में पानी भरते थे, उसमें नहीं डालते थे। इतना जी, इतना रेस्पेक्ट हम पानी को करते थे। इस वना नूर खुदाया, हम नूर खुदा बोलते थे उसको, ये अल्लाह ताला का नूर है पानी। इतना जी, रेस्पेक्ट हम करते थे। विद पैसेज ऑफ टाइम ग्रीड आ चुकी है, अर्बनाइजेशन हो चुकी है, लेबोरेटरीज हमने इसके अंदर डाल दी, बाकी चीजें। मुझे लगता है कि अगर हम फिर से खड़े हो जाएं और हमारे दीनी उलमा हमें इसमें रहबरी करें, मस्जिदों में इसके हवाले से खुतबे हों, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर हम सब मिलें, हाथ में हाथ मिलाएं, मुझे लगता है कि हम इसको फिर से ठीक कर सकते जी। तो वो कंपनसेशन जो अब दिया गया है, आपके हिसाब से वो किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि हम वही जो हमारा ये रिवर है, हम उसको उसी स्टेट में वापस लेके आएँ? हैं। कंपनसेशन मुझे लगता है कि इसमें भी उसमें लिखा भी है, उसमें ज्यादातर मेनली जो है लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए उनको करना है। पहले छोटे ट्रायल बेसिस पे एक टेम्पोररी एसटीपी बनाना चाहिए कहीं पे, इनको उस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लेगेसी वेस्ट होता है, पुराना वेस्ट, जो जी, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल पहले जो वेस्ट, चाहे डायपर शैपर प्लास्टिक वेस्ट, बाकी चीजें हैं उसके किनारों पे, उसको उठा सकते हैं, उसको आरडीएफ बना सकते हैं। मैंने परसों भी मजमून लिखा था उसका। उसका क्या कर सकते हैं? मैं खाली ये नहीं बोलता हूँ, मैं खाली पिटिशन करता हूँ, मैं आरटीआई भी फाइल करता हूँ, इंफॉर्मेशन भी लाता हूँ, पिटिशन भी फाइल करता हूँ, लिखता भी हूँ, और सरकार को सजेशन भी देता हूँ, भाई तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली पिटिशन भी मैंने की, सरकार ने आज तक ये सोचा ही नहीं कि करना क्या है। कम से कम बुला लेते, मुझे ही बुला लेते, करना क्या है। अगर चलिए पहले बहुत बुलाया होता, इस पहले, अगर मार्च के बाद ही बुलाया होता, भाई ऐसा ऐसा करेंगे, कम से कम ये 35 करोड़ का जुर्माना आज नहीं पड़ता वहां पे। जी, तो बिल्कुल। एरोगेंट हो गए बहुत सारे ऑफिसर्स हमारे, एरोगेंट हो गए बहुत सारे ऑफिसर्स। काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि टॉप लेवल पे ही, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे
नहीं मानते हैं अपने ऑफिसर्स का। ऑफिसर बोलता है वहां से, फिर लोअर लेवल पे अटक जाता है। जूनियर इंजीनियर नहीं मानता है, AEE नहीं मानता है, AE नहीं मानता है, वह छोड़ो यार क्यों करेंगे हम। तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिकॉज हमको मानना है, पहले हमको मानना है कि हम एक कौम है, ये कश्मीर हमारा है, हमको यहाँ रहना है, आगे हमारी बच्चों को रहना है, बच्चों के बच्चों को रहना है, और हम उनके लिए जहन्नम तैयार कर रहे हैं। जिस हिसाब से ये डेवलपमेंट हो रही है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट, मुझे लग रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, 60 ईयर्स से ज्यादा कश्मीर का नहीं निकलेगा। 60 to 70 ईयर्स, आफ्टर 70 ईयर्स कश्मीर विल पेरिश। अगर ऐसे चलेंगे हम, अगर ऐसे नहीं चले, अगर हमने लंदन की तरह इसको चेंज किया, 200-300 साल तक कश्मीर जी सकता है इंशाल्लाह। तो इस दूध गंगा से अब थोड़ा सा बाहर निकल के हम एक बड़े इशू के बारे में बात करते हैं कि जो एनवायरमेंटल क्राइसिस इस वक्त कश्मीर फेस कर रहा है, कि ग्लेशियर्स जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं, क्या बाकी वाटर बॉडीज की जो हालत है, या आप डल की बात करें, वुलर या होकर सर की आप बात कर रहे थे, उस हवाले से हमारे जो बड़े मेजर चैलेंजेस हैं वो क्या है एनवायरमेंट के रिलेटेड हमारे? देखिए, हमारी सरकारें जो हैं ज्यादातर बिल्कुल पीछे पड़ी हैं बड़ी बड़ी हाईवेज बनाने में। रेलवे प्रोजेक्ट, हाईवे, वो हमारी इस वक्त जरूरत उतनी नहीं है। इस वक्त जो हमारी जरूरत है, एनवायरमेंट को बचाना है। जब कश्मीर बचेगा तभी आप चलाओगे ना ये चीजें सब। जब कश्मीर ही नहीं बचेगा, आप क्या करोगे फिर? इसीलिए चाहे डल लेक है, चाहे होकर सर है, चाहे वुलर है, चाहे जहलम है, सब गंदे हो रहे हैं, सब में कचरा जा रहा है, लिक्विड वेस्ट सब इसी के अंदर जा रहा है। जितना भी वेस्ट हमारा श्रीनगर शहर से निकलता है, लिक्विड, हर कोई नहाता है सवेरे, उसका सीवरेज का पानी जाता है, इसमें पानी जाता है जो हमारे जमीन के नीचे जाता है, फाइनली ये एंटर ये सब जहली में जाता है, ये सब डल लेक में जाता है, ये वुलर में जाता है, ये दूध गंगा में जाता है, इसके अंदर ही जाता है। इसके लिए कोई सरकार का प्रोग्राम नहीं दिख रहा है। तो चोट क्या कॉल में भी शॉर्ट देख टर्म? रहा था, एक मैं भी वीडियो देख रहा, चोट कॉल जो है सोनवार के पास में, बिल्कुल ओपनली ड्रेनेज उन्होंने डाला। आज कौन सी बारिश थी, आज कौन सी बर्फबारी, आज कौन सा सैलाब का टाइम है? जी। दिन के धूप में, धूप थी, धूप इतना निकल, मुझे किसी ने वीडियो डाला था व्हाट्सएप पे भी, डाल रहे चूंट कॉल में, और चूंट कॉल जाती है आगे डल लेक के अंदर। जी, 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 बिल्कुल। मुझे लगता तो है सरकार इवेंचुअली को सोचना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होने चाहिए हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनने के लिए? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है सरकार को सिर्फ ब्लेम करने से अ, हम पीछे नहीं हट सकते। इंडिविजुअल भी कहीं न कहीं इसमें कसूरवार है। तो क्या वो बिल्कुल, शॉर्ट टर्म टर्म गोल्स होने चाहिए इको फ्रेंडली बनने के लिए? बिल्कुल सरकारें तो हम सरकार पे ही नहीं डाल सकते, हमको खुद भी पहले ये बनना है। देखिए, आमतौर पे हम बोलते हैं कि पहले मैं भी बोलता था हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, हमको हम बोलते हैं डस्टबिन में डालो, डस्टबिन कहाँ जाएगा? हम बोलते हैं घर में, हम बोलते हैं रोड पे डस्टबिन नहीं था, आप ये रोड पे डाल रहे हैं। चलो जी, हमने सब छिलके कल कल से सब डालेंगे डस्टबिन में अंदर। मैं बोलूंगा 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर या 1 नवंबर 2022 से श्रीनगर में हर कोई आदमी डस्टबिन का इस्तेमाल करेगा, कचरा डस्टबिन में डाल, रोड साफ दिखेंगे। डस्टबिन कहाँ जाएगा? डस्टबिन जहां श्योर जाने वाला है, वेस्ट जो हमारी यहाँ पे गार्बेज डंप अच्छा में वो ऑलरेडी चौक हो चुकी है ना। वो हमको ये चीजें समझनी चाहिए। हाँ, इसमें एक रोल बहुत बड़ा लोगों का ये है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, किचन वेस्ट है, वो बाहर नहीं फेंकना है। जिनके घर में भी जमीन है उसको घर में ही दफन कीजिए, छोटे कंपोस्ट पिट बनाइए, ट्रेनिंग देंगे लोगों को, हैंड होल्डिंग करनी, सरकारों को उसको ट्रेन करना, एनजीओ का रोल उसमें है, उसमें इमाम साहिबान का रोल है। बट इमाम साहिबान की कैपेसिटी तो बनानी है। अब बेचारा इमाम साहब कहाँ से सीखेगा एनवायरमेंटल लॉज? थोड़ा सा उसको सिखाना है, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है। इसलिए सरकार को कह रहा था मैं, इतने सालों से कह रहा हूं, भाई इन लोकल जो मसाजिद हैं, इनके खतीब है, इमाम है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, इनको ट्रेनिंग कीजिए, ताकि ये बोल सकें करना क्या है। कंपोस्टिंग के हवाले से बात कर सकते हैं, भाई घरों में कंपोस्ट बनाओ, जितना भी किचन वेस्ट है, चाय की पत्ती है, अंडे के छिलके हैं, सब्जी का बचा हुआ छिलका है, या आपका फ्रूट के छिलके हैं, ये सब, चावल रात का, ये बाकी खाना, ये सब जमा करो भाई, क्योंकि 90% वेस्ट तो यही होता है। आप इसी को फेंक तो बदबू आती है बाद में। तो
किचन वेस्ट कम से कम जिनके पास छोटी सी जमीन है, घर में छोटी सी जमीन लगती है इसके लिए, अगर जमीन में बड़ा सा ड्रम रख सकते हो, उसके अंदर डाल सकते हो डेली बेसिस पे खाना, ढक्कन रख दो उस पे, कुछ नहीं होगा। और बीच बीच में उसमें सॉडस्ट डाल दो ड्राई करने के लिए, अच्छी से कंपोस्ट कर सकते घर में आप। अगर हर कोई आदमी मैं खुद 8 साल से कर रहा हूँ घर में, मेरे घर से तकरीबन 1.5 kg वेस्ट निकलता है डेली, और 1.5 kg में से 1 kg 300 ग्राम तो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। मैंने तो कभी डाला ही नहीं बाहर वेस्ट, हमने तो सब अंदर ही आंगन में करता हूँ कंपोस्ट, उसको कभी नहीं डाला। ज्यादा से ज्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट होगा वो बाहर रैक पे कर ले जाता है कभी, बाकी तो 80% वेस्ट ऐसे ही करेंगे। और 80% वेस्ट को अगर हमने ट्रीट करना शुरू किया, जो फूड वेस्ट है घरों में जो निकलता है, हम ऑटोमेटिकली जो है हमारी लैंडफिल साइड पे जो दबाव कम करेंगे। ये चीजें सीखनी है हमें, जी इसलिए ट्रेनिंग चाहिए। इसके लिए इमाम साहिबान को, एनजीओज को ट्रेन करना, इमाम साहिबान को ट्रेन करना है, सोशल लीडर्स को ट्रेन करना है, पॉलिटिकल लीडर्स का काम है इसमें। पॉलिटिकल लीडर्स खाली ये नहीं कि लोगों को वोट बोलो, वोट डालो, ये डालो, वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, तो वो तो सोशल वर्क ही करते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देनी अपने कैडर को। वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, दे शुड वर्कशॉप, ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, क्योंकि बिकॉज दीज आर बर्निंग इश्यूज। हम मरने और वाले हैं, आगे हम खत्म होने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनका भी ये एक एम होना चाहिए कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली लोगों को कैसे बनाया जाए, एक मैंडेट ये भी होना चाहिए। बिल्कुल, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली खाली उनका कैडर है, दे शुड ट्रेन देम पहले, और उनको कैडर को जाना है इलाकों में, मोहल्लों में, कॉलोनीज में, गांवों में, और लोगों को सिखाना है, भाई तुम किचन वेस्ट को ऐसे ट्रीट करो, तुम ऐसे करो। ये चीजें सीखनी है हमें अब, क्योंकि ये बिकॉज बिकॉज फ्यूचर में खतरा होने वाला है अब, क्योंकि सैलाब ऊपर जा रहा है हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं हम नाज़रीन हम सब कसूरवार थे इस दूध गंगा को पोल्यूट करने में। तो ये थे राजा मुजफ्फर साहब, जिनने हमें तफसीलन बताया कि दूध गंगा के साथ क्या हुआ या क्या हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस इस वक्त सोसाइटी में है। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।